संसद के मानसून सत्र के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को अपने 5 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंच चुकी हैं। तीसरी बार पश्चिम बंगाल की कमान संभालने के बाद ये उनका राजधानी दिल्ली का पहला दौरा है। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले ममता बनर्जी एंटी बीजेपी फ्रंट तैयार करने की कोशिश में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल की सत्ता में लगातार 3 बार जीत का परचम लहराने के बाद ये ममता बनर्जी की दिल्ली दौरे की वो तस्वीरें हैं जिसे सियासी पंडित 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर देख रहे हैं। 5 दिन के दिल्ली दौरे पर पहुंची ममता बनर्जी बेहद टाइट शेड्यूल में सबसे पहले कांग्रेस के कमलनाथ और आनंद शर्मा से मिली। कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कितनी अहम है, इसे भी समझना जरूरी है। देखिए, जो भारतीय संवैधानिक प्रजातंत्र को समझते हैं, उसमें निष्ठा रखते हैं, वो तमाम लोगों की ऐसी सोच एक ही रहती है, वही सोच है। बाकी तो ममता जी कल कांग्रेस की अध्यक्षा से मिलेंगी, सोनिया गांधी जी से, हमारे यहाँ जो भी है कांग्रेस अध्यक्षा और कांग्रेस कार्यकारिणी, इन बड़े विषयों पर करेगी। पर ममता जी का भारत की राजनीति में एक अपनी पहचान है। पहली दफे वो दिल्ली आई है एक बहुत बड़े युद्ध के बाद, और उन्होंने केवल बीजेपी को पराजित नहीं किया, पर देश को एक संदेश दिया कि हम मुकाबला खड़े होकर डट के कर भी सकते हैं। ये मत भूलिए कि ममता जी की शुरुआत राजनीति में कांग्रेस से ही हुई थी। कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के ठीक बाद करीब 4 बजे ममता बनर्जी पीएम मोदी से मिलने प्रधानमंत्री आवास पहुंची, जहां पीएम मोदी के साथ ममता बनर्जी की मुलाकात हुई, जिसके बाद बाकायदा पीएमओ इंडिया की तरफ से पीएम मोदी और ममता बनर्जी की मुलाकात की एक तस्वीर साझा की गई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी मीडिया से मुखातिब हुई। बरसात के बीच छाता थामे ममता बनर्जी ने बैठक में पीएम मोदी के साथ हुई चर्चा का जिक्र किया। और स्टेट को मिले हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा स्टेट में पॉपुलेशन का जो है, पॉपुलेशन का मुताबिक बहुत सारे स्टेट से बहुत कम मिला है। इसी के लिए हमको टीकाकरण बहुत बढ़िया है, और अभी हमारा कोविड भी 1% का आसपास में है। तब भी हम चाहते हैं कि 3rd वेव आने का पहले कोविड का वैक्सीन सबको मिलना चाहिए। कल मेरे को सोनिया जी का पास भी, सोनिया जी मेरे को चाय पे बोला, तो मैं कल चाय पे चर्चा करने के लिए जाएंगे। लोकसभा अभी देर है, लेकिन प्लानिंग तो पहले से ही करना पड़ता है। जैसे यूपी का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है, त्रिपुरा का इलेक्शन है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी जब निकली, उस समय तेज बारिश हो रही थी। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने अपना छाता खुद थामा और उन मुद्दों पर बात की जिन पर प्रधानमंत्री से चर्चा हुई है। इस मौके पर कोरोना टीकाकरण, जासूसी मसले और लोकसभा चुनाव में विपक्ष की प्लानिंग पर भी उन्होंने मीडिया से बात की। अब ममता बनर्जी का कल का शेड्यूल भी समझ लीजिए। सबसे पहले कल ममता बनर्जी 1 बजे टीएमसी सांसदों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोपहर करीब 2:30 बजे प्रेस के साथ हाई टी यानी मुलाकात का वक्त रखा गया है। इसके बाद शाम 4:30 बजे ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी। उधर बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने ममता बनर्जी और विपक्ष के नेताओं के बीच इस मुलाकात पर निशाना साधा है। उन्होंने इस मुलाकात को अवसरवादिता की सियासत करार दिया है। आपको देखना पड़ेगा क्या ये मुलाकात यूटोपियन है, प्रीमेच्योर है, क्या ये लॉजिकल क्वेश्चंस को आंसर करती है। मेरे ख्याल से सोशल मीडिया में उसके आंसर्स हैं। क्या ये एसोसिएशन ऑफ अपॉर्चुनिज्म है, तो ये क्वेश्चंस जो है पब्लिक आंसर कर रही है। बंगाल में क्या हालत है हर चीज़ में, जीतने से वो सारी हिस्ट्री जो है वो जो है बुझ नहीं जाती है, वो सारे कष्ट जो है वो ख़त्म नहीं हो जाते। जीत की जश्न में बड़े सपने देखना उनका हक है। ममता बनर्जी का ये दिल्ली दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और विपक्ष की तरफ से सदन में तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा किया जा रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल के चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने वाली ममता बनर्जी ये साबित करने की कोशिश में जुटी हैं कि वो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। यही वजह है कि अब राज्य की सियासत से निकलकर वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ऐसा एंटी बीजेपी फ्रंट तैयार करना चाहती हैं जो बीजेपी का मुकाबला कर सके। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रहे बड़े नेताओं की आपसी कलह पहली बार विधानसभा तक पहुंची। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सदन के अंदर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
एक कांग्रेस विधायक पर हमले के आरोप के मामले में वो इतने भावुक हुए कि सदन छोड़कर चले गए और अब अपने ही मुख्यमंत्री को तेवर दिखा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि मेरी स्थिति अब ऐसी है कि तब तक मैं इस सदन में उपस्थित हूं जब तक स्थिति का शासन की तरफ से स्पष्ट जवाब न आए। तो मैं आपसे इजाजत लेके तब तक के लिए, जब तक कि इसमें शासन की तरफ से मेरे संदर्भ में स्पष्ट जवाब नहीं आता, मैं इस सदन की, इस पवित्र प्रजातंत्र की सदन की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए अपने आप को योग्य नहीं समझता। क्या कांग्रेस में आपसी कलह का जिन्न अब छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपने मुख्यमंत्री से इस कदर खफा हुए कि वो सदन में ऐलान करके बाहर निकले कि जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता तब तक वो सदन में नहीं बैठेंगे। मैं नहीं समझता कि मेरी स्थिति अब ऐसी है कि तब तक मैं इस सदन में उपस्थित हूं जब तक स्थिति का शासन की तरफ से स्पष्ट जवाब न आए। तो मैं आपसे इजाजत लेके तब तक के लिए, जब तक कि इसमें शासन की तरफ से मेरे संदर्भ में स्पष्ट जवाब नहीं आता, मैं इस सदन की, इस पवित्र प्रजातंत्र की सदन की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए अपने आप को योग्य नहीं समझता। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का ये गुस्सा किसी और के प्रति नहीं बल्कि अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ है। सदन छोड़कर जाने की वजह जानने के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंदरूनी कलह और वर्चस्व के टकराव की तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के मुताबिक 23 जुलाई की रात को उनके काफिले पर हमला हुआ था। कुछ युवकों ने उनकी गाड़ी रोककर तोड़फोड़ की थी। हमले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के रिश्तेदार का नाम सामने आया था। इस मामले में सरगुजा पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया है। विधायक बृहस्पति सिंह का आरोप है कि पार्टी का एक गुट उनसे नाराज है, जिसकी वजह से उन पर हमला कराया गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने अपने ऊपर लगे हमले पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उन्होंने तारीफ की थी, इसलिए उन पर हमला किया गया। उनके निशाने पर कहीं न कहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हैं। टीएस सिंहदेव का मानना है कि यह मुख्यमंत्री के इशारे पर किया जा रहा है और इस मसले पर वो मुख्यमंत्री से जवाब चाहते हैं। खबर है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की नाराजगी की खबर मिलते ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पूनिया ने उन्हें फोन करके समझाया, बातचीत के जरिए मामला सुलझाने के लिए कहा। इसके बाद टीएस सिंहदेव दोबारा विधानसभा पहुंचे। हालांकि उनकी मांग है कि जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सरकार जांच का आदेश दे या तो सरकार आधिकारिक बयान जारी करे। मुख्यमंत्री के समर्थक विधायक पर हमले के मामले ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलह बढ़ा दी है और बीजेपी को हमलावर होने का मौका दे दिया है। हमें ऐसा लगता है कि ये गलतफहमी के कारण हुआ है। माननीय सिंहदेव साहब से बातचीत करके सब मामला सुलझा लिया जाएगा। आदिवासी से कहलवा दिया कि मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और ये घटना घटित जो आप देख रहे हैं वो घटना एक आदिवासी से कहलवा दी है। और आपका कहना है कि साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने करवाया है? बिल्कुल मेरा आरोप है, सरकार ने ये करवाया है। ये कलह सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए भी नुकसानदेह साबित होगी, क्योंकि सरकार अपनी गुटबाजी में उलझी रहेगी तो जनहित का काम कब करेगी। केंद्र शासित राज्यों में कलह का दिमाग संगठन और राज्य सरकार दोनों के लिए हानिकारक है। सरकार या संगठन में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नेता किसी ना किसी रूप में अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करते हैं। सबकी निगाह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, जिसकी वजह से कलह आसानी से थमती नहीं है। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर जारी संघर्ष की गूंज अब दिल्ली तक सुनाई पड़ी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सिलचर में घायल सैनिकों से मुलाकात की और 6 पुलिसकर्मियों की शहादत पर मिजोरम में जश्न मनाए जाने का दावा। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद के हालात जब बिगड़े तो अपने ही देश के 2 राज्यों के बीच गोली और धमाकों की आवाजें आने लगी। और जब ये सब खत्म हुआ तो नए दिन की शुरुआत असम के मुख्यमंत्री को कुछ इस तरह करनी पड़ी। सबसे पहले उन्होंने असम पुलिस के 6 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और फिर इसके बाद सिलचर पहुंचे, जहां सीमा विवाद की वजह से हुए झड़प में कुछ जवान घायल हो गए थे। खूनी संघर्ष, शहादत
और एसएमसीएच अस्पताल में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की घायलों से मुलाकात। ये तस्वीरें नए भारत को बिल्कुल नहीं रास आने वाली। इन तस्वीरों के बाद मुख्यमंत्री शर्मा का हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा भी तय हो गया। बदले हालात को देखते हुए एक दिन पहले ही तनावग्रस्त इलाके में सीआरपीएफ की 4 टुकड़ियां तैनात कर दी गई। This is not a political issue. This is a long-standing border dispute. When Buddha side Congress government was there, that point of time also that this dispute was there. These are dispute basically between two states. It is not between two political parties. चूंकि असम और मिजोरम के बीच का सीमा विवाद लोगों की भावनाओं से भी जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इस विवाद के बाद असम के लोगों का गुस्सा भी जगह जगह दिखने लगा। कछार जिला, जहां ये विवाद गहराया, वहां के काबूगंज बाजार में लोगों ने असम मिजोरम नेशनल हाईवे को रोक दिया। प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर टायर जलाकर नारेबाजी करते नजर आए। चूंकि असम और मिजोरम के बीच का सीमा विवाद बेहद नाजुक मामला है, इसलिए कई नेता इस पर सधी प्रतिक्रिया देते और लोगों से शांति की अपील करते नजर आए। From Northeast MP's forum also, we do appeal both the people of Assam and people of Mizoram to maintain peace, harmony. We must stand united. We should not be divided. So Northeast MP's forum is making appeal to the people living in the border areas. ये देखिए, ये दोनों बीजेपी रूल्ड स्टेट है और शाह गृह मंत्री है। इस समस्या को सुलझाने के लिए वो पहले से ही कहना चाहिए था कि ये क्या इंटरनेशनल बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। हमेशा उनके नेग्लिजेंस से है, उनकी नज़र ऐसे चीज़ों पे नहीं है। उनकी नज़र अपोजिशन लोगों को किस जगह ख़त्म करना, उनको कमज़ोर कैसा करना, उधर ध्यान ज़्यादा देने की वजह से ऐसी घटनाएं घट रही। ये मामला गंभीर है और इसे सियासी बयानबाजी से तूल देना भारी पड़ सकता है। इस बात का एहसास देश की तमाम सियासी जमात को है, लेकिन इस मुद्दे पर असम और मिजोरम के बीच सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी है। असम के मुख्यमंत्री ने आज एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें एक जवान स्थानीय भाषा में पूरी घटना के लिए मिजोरम पुलिस को जिम्मेदार ठहराते नजर आया। दक्षिण असम में सीमा विवाद से हुई हिंसक झड़प के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की हालात पर नजर है। खुद प्रधानमंत्री को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई है और अब बताया जा रहा है दोनों राज्य के आला अधिकारी इस वजह से बातचीत पर बैठे हैं। इस प्रभावित इलाके के खुफिया अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी इस बातचीत पर मौजूद हैं। अब तक 4 टुकड़ियों सीआरपीएफ की इस यहाँ पे तैनात की गई है और 6 सीआरपीएफ टुकड़ियों को रिजर्व पे रखा गया है। लेकिन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ट्विटर पर एक दूसरे से उलझते नजर आए। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो शेयर किया और दावा किया कि तस्वीरों में नजर आने वाले मिजोरम पुलिस के जवान हिंसा के बाद जश्न मना रहे थे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि असम के पुलिसकर्मियों की हत्या और कई जवानों को घायल करने के बाद मिजोरम पुलिस और गुंडे ऐसे जश्न मना रहे हैं जो दुखद और भयावह है। हेमंत बिस्वा शर्मा से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने भी शेयर किया। इस वीडियो में सीमा पर पत्थरबाजी करते लोग नजर आए। इस वीडियो को शेयर कर जोरामथांगा ने गृह मंत्री अमित शाह से मदद मांगी थी। बताया गया कि एक दिन पहले ये मामला तब भड़का जब असम और मिजोरम सीमा पर सुरक्षा बल और मिजोरम के नागरिकों के बीच झड़पें शुरू हो गई। आरोप है कि इस झड़प के दौरान फायरिंग भी हुई। बाद में असम और मिजोरम सरकार ने हिंसा के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। असम सरकार ने लैलापुर में कुछ जवानों के शहीद होने का दावा किया और दोनों पक्षों ने हिंसा के लिए एक दूसरे की पुलिस पर दोष मढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री से इस मामले में दखल देने की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों ही मुख्यमंत्रियों से बात की और इस मुद्दे को जल्द सुलझाने के निर्देश दिए। चूंकि असम में बीजेपी की सरकार है और मिजोरम में भी एनडीए की ही सरकार है, इसलिए विपक्ष को इस मामले ने केंद्र सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया। पुलिस बिल्डअप ये अब कल रात को अचानक नहीं हुआ या कल दिन में नहीं हुआ, ये महीनों से ऐसा धीरे धीरे चल रहा है। और ऐसा परिस्थिति न सिर्फ आज असम और मिजोरम के बीच, आज असम और अरुणाचल के बीच, असम और मेघालय के बीच, असम और नागालैंड के बीच भी हो रहा है। कांग्रेस भले ही इस पूरे मामले का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ती दिखे, लेकिन सच यही है
जबकि ये सीमा विवाद बेहद पुराना है। ये मामला लोकसभा में उठा तो गृह मंत्रालय ने लिखित जवाब में बताया कि इस वक्त असम और मिजोरम सहित 6 राज्यों में सीमा विवाद चल रहा है। केंद्र सरकार का इस मुद्दे पर यही नजरिया है कि राज्यों का विवाद संबंधित सरकारों की मदद से सुलझे और इनमें एक दूसरे की समझ और भावना का ध्यान रखा जाए। केंद्र सरकार ऐसे मामलों में विवाद से निपटने में मददगार की भूमिका में रहेगी। असम और मिजोरम के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है, लेकिन दोनों राज्यों की पुलिस एक दूसरे के सामने खड़े होकर गोलियां चलाने लगेंगी। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। ये हालात क्यों बने, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा। पूरे घटनाक्रम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ अहम बैठक बुलाई। राजस्थान में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल की कवायद जोर शोर से चल रही है, लेकिन अब ये अगले 2 दिन में नहीं होने वाला। बताया गया कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। 2 दिन के दौरे में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन विधायकों की राय जानेंगे और फिर हाईकमान की मोहर लगने के बाद गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट की खींचतान को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल का फैसला तो कर लिया, लेकिन इसे अमल में आने में अगस्त के दूसरे हफ्ते का इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले विधायकों का मन जानने के लिए राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन 2 दिनों के लिए जयपुर पहुंचने वाले हैं। इस दौरान माकन कांग्रेस के हर विधायक से मिलेंगे और गहलोत सरकार के कामकाज का फीडबैक लेंगे। बताया गया कि अजय माकन विधायकों से मंत्रियों और अधिकारियों के कामकाज को लेकर विधायकों का फीडबैक लेंगे। इस दौरान माकन निगम बोर्डों में नियुक्ति से लेकर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर भी विधायकों की राय लेंगे। इसकी रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो इसे राहुल गांधी को सौंपेंगे। मंत्रिमंडल फेरबदल में विधायकों की राय को अहमियत दी जाएगी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी इसी महीने के अंत में विदेश दौरे पर जा रही हैं। विदेश दौरे से उनके लौटने के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल का ऐलान मुमकिन है। इस सियासी कसरत के 2 मकसद है। पहला, कांग्रेस में नीचे तक ये संदेश देना कि पार्टी हाईकमान सर्वोपरि है और काम करने वाले को ही इनाम मिलेगा। इसका दूसरा मकसद गहलोत बनाम पायलट की गुटबाजी पर लगाम लगाना और नेताओं को ये संदेश देना कि फैसले लेने वाली सत्ता इन दोनों से ऊपर है। पार्टी में अंदरूनी कलह से आजिज कांग्रेस आलाकमान अब मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल के जरिए कद्दावर नेताओं को संदेश देने की तैयारी में है। इसके लिए काम में पिछड़ गए मंत्रियों की लिस्ट तैयार हो रही है। पायलट कोटे और गहलोत कोटे से बनने वाले मंत्रियों की लिस्ट भी बन रही है। काम के आधार पर बन रही लिस्ट की वजह से कई बड़े चेहरों पर भी गाज गिर सकती है। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के पैमाने पर भी कुछ मंत्री की विदाई मुमकिन है। माकन साहब से मिलने के लिए आया हूँ, मिलेंगे। पार्टी जो भी फैसला करेगी पार्टी के फैसले के साथ है। पार्टी का फैसला मंजूर है। पार्टी जो भी फैसला करेगी पार्टी के साथ है। मंत्रिमंडल फेरबदल में 2 पदों पर काबिज मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। इसका भान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को है। डोटासरा को सचिन पायलट को हटाकर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अजमेर में एक कार्यक्रम में वो खुद ही ये मानते दिखे कि अब मंत्रिमंडल में वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। मेरे गाल 1 घंटे पाइल नहीं रुकेगी। आप सोमवार को आ जाओ, हम आता हूँ 1 मिनट में निकाल देंगे जितनी कहो। क्योंकि मैं 2-5 दिन का मेहमान हूँ तो मेरे से कराना। गहलोत मंत्रिमंडल से जिन मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है उनके नामों की चर्चा शुरू हो चुकी है। बताया गया कि सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, अर्जुन लाल बमनिया, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और भजनलाल जाटव हटाए जा सकते हैं। इनके अलावा उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा, परिवहन मंत्री प्रताप खाचियावास और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी पर भी तलवार लटक रही है। बताया गया कि कुछ ऐसे मंत्री जिनकी परफॉर्मेंस कमजोर है और जिन्हें खुद गहलोत भी हटाना चाहते हैं, उनमें से कुछ के विभाग बदले जा सकते हैं। ऐसे मंत्रियों में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का नाम भी लिया जा रहा है। जिन विधायकों को गहलोत मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है उनमें सचिन पायलट कोटे के 3 नाम हैं। बताया गया कि पायलट खेमे से दीपेंद्र सिंह शेखावत, ब्रजेंद्र ओला और मुरारी लाल मीणा मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि सचिन पायलट अपने खेमे से 5 से 6 विधायकों के लिए मंत्रिमंडल में जगह चाहते हैं। दूसरी तरफ गहलोत गुट के करीब 10 विधायकों को मंत्री बनाने की चर्चा है। इनमें महेश जोशी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, शकुंतला रावत, मंजू मेघवाल, जाहिदा, महादेव सिंह खंडेला, राजेंद्र गुढ़ा, गुरमीत सिंह, रामलाल जाट और संयम लोढ़ा के नाम बताए जा रहे हैं।
और इस बार मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होगा उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए भी कड़ा संदेश हो सकता है। वहीं पायलट गुट के कुछ विधायकों का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। और अब देश दुनिया की खबरों का सुपर प्राइम टाइम बुलेटिन देखिए 100 बात की